Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 2nd of August 2022, Tuesday. Motivation of the day is success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. 5G auction ends, RIL emerge top bidders at rupees 88k crore. तो फाइनली 5G स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन है वो ख़त्म हो चुका है। 7 दिन तक ये ऑक्शन चला या 7 दिन तक ये बिडिंग की प्रोसेस चली, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 40 बिडिंग के राउंड हुए। और इस 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या डॉट ने अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ट्रिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। हालांकि इस पूरे ऑक्शन में 5G स्पेक्ट्रम जो था वो सेंटर पीस था इस पूरे ऑक्शन प्रोसेस का, लेकिन गवर्नमेंट ने 72.09 गीगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम 10 फ्रीक्वेंसी बैंड्स में सेल किया है। और पहले दिन ही जो टेलीकॉम कंपनीज थी उन्होंने 5G स्पेक्ट्रम के साथ साथ जो हाईली प्राइस 700 मेगाहर्ट्ज़ का एयरवेव्स था वो भी बिड किया, और पहले ही दिन फर्स्ट डे में ही अप्रॉक्सीमेटली 1.45 ट्रिलियन का रेवेन्यू जो है वो जनरेट हुआ। रिमेनिंग जो 6 डेज रहे ऑक्शन के, उन 6 डेज में मेजरली 4G स्पेक्ट्रम पर पूरा गेम हुआ, और स्पेशली कुछ सर्कल्स पे, सारे सर्कल्स पे नहीं, और जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो मार्जिनली इंक्रीज हुआ। और 7वें दिन इस पूरी बिडिंग प्रोसेस के थ्रू 7वें दिन 3 राउंड हुए बिडिंग के, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट ने 43 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट करने में सक्सेस पाई। तो 1.5 ट्रिलियन के टोटल रेवेन्यू में पहले दिन ही 1.45 ट्रिलियन का रेवेन्यू गवर्नमेंट जनरेट कर चुकी थी। रिमेनिंग जो 6 डेज रहे उसमें रेवेन्यू मार्जिनली इंक्रीज हुआ, और मेजरली जो कंपनीज थी वो 4G स्पेक्ट्रम पर उन्होंने बिडिंग करी, स्पेशली कुछ सर्कल्स में जहां पर वो 4G स्पेक्ट्रम प्रॉफिटेबल था, जहां पर अभी फ़िलहाल के लिए 4G सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, या यहाँ पर जहाँ पर ऑक्शन ख़त्म होने वाला है। और ये जो 1.5 ट्रिलियन का जो रेवेन्यू जनरेट किया गवर्नमेंट ने, दैट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग सिंस 2010 इंक्लूडिंग द 3G स्पेक्ट्रम। तो 3G स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन हुआ था 2010 में, उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू इस बार गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है थ्रू फ्यूज ऑक्शन ऑफ द फ्यूज स्पेक्ट्रम ऑफ 5G एलोकेशन। इसके अलावा जो क्वांटिटी रखी गई थी स्पेक्ट्रम का, जो क्वांटम रखा गया था ऑफर के लिए, क्वांटम ऑफ स्पेक्ट्रम ऑन ऑफर वाज आल्सो हाईएस्ट इन कंपैरिजन टू द हिस्टोरिकल डेटा। हालांकि जितना भी क्वांटम स्पेक्ट्रम का गवर्नमेंट ने रखा था, अगर माने 100%, उसमें से केवल और केवल 71% ही गवर्नमेंट ऑक्शन कर पाई, या बोले केवल 71% की ही सेल हुई है। एंड इन वैल्यू टर्म्स इन accounted for only around 35% of total 4.3 as per the base price। और अगर टेलीकॉम कंपनीज की बायर्स की बात करें तो डेफिनेटली रिलायंस जियो जो रहा वो टॉप पर रहा। रिलायंस जियो ने सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम जो है वो खरीदे, या बोलते हैं सबसे ज़्यादा अमाउंट में बिडिंग करी। एंड डेफिनेटली विद ऑल दीज important spectrum that Reliance Jio has acquired, now it will be the only player to have this broad spectrum across the bands, which generally considered as the key for efficient 5G global services। तो सारी बिडिंग और ऑक्शन की प्रोसेस को देखते रिलायंस जियो जो है वो सबसे बड़ा बिडर रहा। इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम रिलायंस जियो ने खरीदे, और इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आगे आने वाले टाइम में 5G सर्विसेज को प्रोवाइड करने में रिलायंस जियो है वो ओनली इम्पॉर्टेंट प्लेयर होगा, क्योंकि उसने जितने भी स्पेक्ट्रम खरीदे हैं दैट वर द key for efficient 5G global services। So finally, the battle for airwaves has ended, and these are the top players or big bucks into this spectrum, and these are the important bands। और हर बैंड पे कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ट्रिलियन का रिवेन्यू डॉट ने जनरेट किया थ्रू दिस 5G ऑक्शन।
अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, और इसके साथ ही हम पेज नंबर 4 पर दिए हुए भी 2 आर्टिकल कवर करेंगे। तो यहाँ 3 आर्टिकल एक साथ डिस्कस करने वाले हैं और तीनों ही आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। तो देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है, नो क्वेश्चन ऑफ रिसेशन और स्टैगफ्लेशन इन इंडिया एफएम। तो लोकसभा में अपोजिशन पार्टीज के एक डिबेट में रिप्लाई करते हुए हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि इंडिया कहीं भी अभी भी रिसेशन के पास नहीं है और स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन के पास नहीं। इट मीन्स इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि इंडिया में अभी फ़िलहाल के लिए कहीं पर भी रिसेशन या स्टैगफ्लेशन का जो खतरा है वो नहीं है। इंडिया इज टोटली सेफ फ्रॉम द रिसेशनरी विंड एंड स्टैगफ्लेशन सिचुएशन एज पर द करंट माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। और इन्फ्लेशन को लेकर के हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स भी लिए हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल की जो प्राइस है उसको रिड्यूस किया जा सके, जो फूड इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली बढ़ रही उसको भी कर्टेल किया जा सके, और गवर्नमेंट सारे एफर्ट्स कर रही है कि इन्फ्लेशन जो है वो 7% से नीचे आ जाए। यहाँ पर कौन सी इन्फ्लेशन की बात हो रही है, यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लोकसभा में सडनली ये रिसेशन और स्टैगफ्लेशन की जो डिबेट है ये कहाँ से रेज होगी, क्योंकि यूएस को लेकर के बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है कि यूएस जो है वो अनऑफिशियली रिसेशन में एंटर हो चुका है। हालांकि यूएस इकॉनमी, यूएस के इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन अभी इस बात को रिकॉग्नाइज्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूएस जो है वो प्रॉपरली रिसेशन की सिचुएशन में आ गया है बिकॉज ऑफ द लेबर मार्केट, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ द लो जीडीपी ग्रोथ रेट। तो क्या इंडिया भी इसी सिचुएशन में है? तो इसी पर्टिकुलर डिबेट का रिप्लाई करते हुए हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने लोकसभा में बोला कि हो सकता है कि यूएस जो है वो एंटर कर चुका हो अनऑफिशियली रिसेशन की सिचुएशन में, बट अगर हम इंडिया के जीडीपी फोरकास्ट को देखें तो चाहे वर्ल्ड बैंक हो चाहे आईएमएफ हो, उन्होंने भले ही इकोनॉमिक जो जीडीपी फोरकास्ट है उसको डाउनग्रेड किया है, चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक जीडीपी फोरकास्ट हो चाहे वो इंडिया के लिए हो, लेकिन इंडिया अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में। और इंडिया के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, दे आर क्लियरली इंडिकेटिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन ऑफ इंडिया अमंग ऑल द मेजर इकोनॉमीज। और फिलहाल के लिए इंडिया में कहीं भी रिसेशन या स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन विजिबल नहीं है। और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, रिसर्च कंसल्टेंसी बेस्ड फर्म्स हैं, उनके जो फोरकास्ट हैं, उनके जो एंटिसिपेशन है, उन सबको भी साइट किया है। जैसे कि ब्लूम्सबर्ग का एक सर्वे साइट किया हमारी एफएम ने, उन्होंने बोला है कि ब्लूम्सबर्ग ने क्लियरली अपनी स्टडी में आइडेंटिफाई किया है कि देयर इज अ जीरो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, दैट इंडिया गेट स्लिप्ड इनटू रिसेशन। इट मीन्स ब्लूम्सबर्ग ने एंटिसिपेट किया कि इंडिया फिलहाल के लिए अभी किसी भी तरह के रिसेशन में नहीं जाने वाला, और अगर रिसेशन की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो जीरो प्रोबेबिलिटी है इंडिया के केस में रिसेशन को लेकर के, क्योंकि इंडिया है वो पैंडमिक से प्रॉपरली निकल चुका है। हालांकि जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं उसमें कुछ हिट की वजह से इन्फ्लेशन और अदर इंडिकेटर्स और अदर पैरामीटर्स में इंडिया को कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, बट एज पर द ब्लूम्सबर्ग सर्वे इंडिया इज़ बेटर देन द मोस्ट कंट्री। तो ब्लूम्सबर्ग की स्टडी को भी साइट किया। इसके अलावा चाइनीज़ बैंक्स की बैंकरप्सी रिपोर्ट को भी साइट किया कि अप्रॉक्सीमेटली 4000 चाइनीज़ बैंक्स जो हैं वो बैंकरप्सी की कगार पर हैं, जो वहाँ का जो जीएनपी है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, वो सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। और उसको कंपेयर किया है इंडिया के जीएनपी से। अगर हम इंडिया के जीएनपी को देखें तो रिसेंटली इंडिया में जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का जो रेशियो है वो अभी कुछ 1-2 साल में डिक्रीज हुआ है। 6 ईयर्स में सबसे लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया इंडिया का बैंकिंग सेक्टर का जीएनपी, अप्रॉक्सीमेटली 5.9% चल रहा है, जो कहीं ना कहीं इंडिया के जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है उसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे रेशियोज, बहुत सारे इंडिकेटर्स हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने डिस्कस किए। इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो भी डिक्लाइन हो रहा है, ऐसा उन्होंने बोला। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ब्लूम्सबर्ग की रिपोर्ट को साइट करते हुए जीएसटी कलेक्शन
के डेटा को साइट करते हुए उन्होंने बोला कि ये सारे इंडिकेटर्स कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि इंडिया अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। और रिसेंटली जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो भी इंडिया में अच्छा खासा हुआ है, अबव द रिकॉर्ड हुआ है। सो ऑल दीज जीएसटी कलेक्शन, डेट टू जीडीपी रेशियो, ब्लूम्सबर्ग रिपोर्ट, आईएमएफ रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, Indian banking, non-performing asset scenario, all these indicators are indicating that yes, India is on better position than most of the countries in the world, and there is no chance, no probability of recession or stagflation as of now. तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि लोकसभा में हमारी एफएम ने बोले हैं, और उन्होंने इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट्स भी इंडिकेट किया कि आगे आने वाले टाइम में जो इकॉनमी है वो पॉजिटिवली मूव ऑन करेगी। आरबीआई और गवर्नमेंट सारे एफर्ट्स ले रहे हैं इन ऑर्डर टू टैकल द इन्फ्लेशन, दैट इज़ द ओनली चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडियन इकॉनमी एज पर आवर फाइनेंस मिनिस्टर। ये तो बातें रही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की जो उन्होंने लोकसभा में कही। अब देख लेते हैं दो और न्यूज़ जो कि इंडियन इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। पहली न्यूज़ जो है वो बॉन्ड यील्ड से रिलेटेड है। देख लेते हैं ये न्यूज़ क्या है। 10 years बॉन्ड यील्ड ईज टू नियरली 3-month लो। मंडे को जो 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जिसको हम बेंच मार्क रेट के फॉर्म में जिनको यूज़ करते हैं, जिनको बेंच मार्क की तरह इंडियन इकोनॉमी में बेंच मार्क इंटरेस्ट रेट की तरह जिसका यूज़ होता है, उन गवर्नमेंट बॉन्ड का जो प्राइस है वो मंडे को शूट किया, और उस प्राइस की वजह से जो यील्ड है 10 years बेंचमार्क पेपर की, दैट इज़ क्लोजिंग एट इट्स लोवेस्ट लेवल इन 2.5 month। तो लास्ट 2.5 महीनों में जो यील्ड है अगर उसको देखा जाए तो मंडे को जो 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड में जिस तरह से प्राइस में इंक्रीज़ हुआ उसकी वजह से 10 years के जो बेंचमार्क पेपर्स हैं उनकी यील्ड पिछले 2.5 महीनों के लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गई। अब क्वेश्चन ये उठता है सडनली ये क्यों हो गया? बिकॉज देयर इज़ अ ग्रोइंग ऑप्टिमिज्म। किस बात के लिए ऑप्टिमिज्म है ट्रेडर्स में? ट्रेडर्स को ये लग रहा है कि आगे आने वाली जो रिव्यू मीटिंग है आरबीआई की, एमपीसी मीटिंग है अगस्त में, उसमें आरबीआई जो है वो लेस एग्रेसिव अप्रोच अडॉप्ट करेगा रेट हाइक को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे सर्वेज हो रहे हैं, ओपिनियन पोल हो रहे हैं, उसको देखते हुए एक्सपर्ट्स ने भी एंटिसिपेट किया कि अप्रॉक्सीमेटली 30 से 50 बीपीएस का इंक्रीज होगा। तो जैसा कि बहुत एग्रेसिव रेट हाइक का एंटिसिपेशन था पहले कि जिस तरह से इन्फ्लेशन जो है वो 7 के ऊपर चल रही है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रॉबेबली बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग्रेसिवली पॉलिसी रेट को हाइक करेगा। लेकिन ओपिनियन पोल और सर्वे कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि इस बार भी आरबीआई जो है वो बहुत एग्रेसिव अप्रोच नहीं अडॉप्ट करेगा पॉलिसी रेट को लेकर के, जिसकी वजह से ट्रेडर्स के बीच में थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म है। अगर पॉलिसी रेट या रेपो रेट इतनी स्पीड से इंक्रीज नहीं करेंगे, एग्रेसिवली इंक्रीज नहीं करेंगे, तो देयर विल बी द ऑप्टिमम इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के भी ऑप्टिमिज्म है, जिसकी वजह से मंडे को जो 10 साल के गवर्नमेंट पेपर्स हैं उनका प्राइस शूट अप हुआ, जिसकी वजह से जो यील्ड है वो पिछले 3 महीनों के लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गई। तो दिस इज इंडियाज 10 year गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड। माइंडेड स्टूडेंट, व्हाई वी ऑलवेज टॉक अबाउट द 10 years गवर्नमेंट पेपर? क्योंकि 10 साल के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं ये मार्केट में, स्पेशली इंडिया में, इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क की तरह काम करते हैं। So hope of the RBI is signaling a less robust path of rate hike have strengthened due to the sharp decline in the crude oil prices। तो crude oil के जो prices हैं उसमें भी decline देखने को मिला, जिसकी वजह से traders, market participants, they are anticipating कि RBI शायद उतना अब aggressive rate hike पर नहीं जाए, क्योंकि crude oil के prices जो हैं international market में वो थोड़ा सा ease out हो रहे हैं। So all these are on the basis of speculation। Let's see RBI actually अपनी MPC meeting में कितना इंक्रीज करना है। लेकिन फिलहाल के लिए जो एग्रेसिव अप्रोच है उसका जो चांस है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है कि आरबीआई बहुत एग्रेसिव अप्रोच अडॉप्ट करेगा, क्योंकि ग्लोबल क्रूड ऑयल जो प्राइसेस है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा रशिया यूक्रेन के बीच में कहीं ना कहीं कुछ बातों का सिलसिला, नेगोशिएशन का सिलसिला भी स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से कुछ शिप्स का मूवमेंट भी, फूड ग्रेन्स का मूवमेंट भी स्टार्ट हो चुका है बिटवीन द कंट्रीज। तो कहीं ना कहीं जो कुछ इंटरनेशनल सिचुएशंस थी वो थोड़ा सा ईज आउट हो रही है, जिसकी वजह से ट्रेडर्स जो हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, दे आर मोर पॉजिटिव, मोर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एक्सपेंड एट्स क्विकेस्ट पेस इन 8 months। तो जिस तरह से हमारे 10 साल के गवर्नमेंट पेपर्स
के प्राइस इंक्रीज़ हुए। उसी तरह से अगर इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को देखा जाए तो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है या बोलें जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पीएमआई है वो पिछले 8 महीनों में अपने 8 महीनों के कंपैरिजन में इस मंथ में अपने क्विकेस्ट इंक्रीज पर पहुंचा। इट मीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं इंडिया में वो इंक्रीज हुई हैं अपने लास्ट 8 मंथ्स में। और उसका रीज़न सो एज पर S&P माइंडेड स्टूडेंट दिस इज S&P मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नॉट द मार्केट पीएमआई। तो S&P ग्लोबल के अकॉर्डिंग जो इंडिया के नए बिजनेस ऑर्डर हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं, वो इंक्रीज़ हुए हैं, आउटपुट इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो जुलाई के मंथ में अपने पिछले 8 महीनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। कितना रहा? तो जुलाई के मंथ में इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बोलते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 56.4 तक पहुंच गया। वी ऑल नो 50 से ऊपर अगर ये नंबर होता है तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, और अगर 50 से नीचे होता है तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन उस पर्टिकुलर सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई होता है और सर्विस पीएमआई इन ऑर्डर टू सी द ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ऑफ सर्विस एक्ट सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जुलाई के मंथ में एज पर S&P 56.4 पहुंच गया, जो कि पिछले मंथ यानी जून में अप्रॉक्सीमेटली 53.9 था। तो 53.9 से सीधे 56.4 का इंक्रीज हुआ, जो कि पिछले 8 महीनों में सबसे ज़्यादा इंक्रीज है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और S&P के अकॉर्डिंग ये जो ग्रोथ देखने को मिल रही है मैन्युफैक्चरिंग में दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड पिकअप इन द सेल of Indian manufacturing sector. So this all the PMI trajectory of India as per S&P, not as per Indian PMI. और ये मानना है कि अगर इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज होंगी तो डेफिनेटली देयर विल बी द जॉब क्रिएशन इन फ्यूचर। हालांकि रिसेंटली अगर देखा जाए तो जो जॉब क्रिएशन रही, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रहा, वो थोड़ा सा कम रहा है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इंटरनेशनल रीजंस। ऑल्दो मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, बट हाँ ये एंटिसिपेशन ज़रूर है कि इसी तरीके से अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्रीज होता रहा तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आगे इंक्रीज करेगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। ICICI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया अदर हाइक रेट्स अहेड ऑफ MPC मीट। तो यहाँ पर भी हम 2 न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे, दोनों ही MPC मीट और पॉलिसी रेट हाइक से ही रिलेटेड है। देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ICICI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया बैंक और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, ऑल दीज टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स हैव इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट ऑन मंडे। तो कलेक्टिवली इन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने मंडे को अपने लेंडिंग रेट इंक्रीज कर दिए इवन बिफोर द MPC मीटिंग, जो कि इसी वीक शेड्यूल है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि दे ऑल आर एंटिसिपेटिंग कि आगे आने वाले टाइम में RBI निश्चित तौर पर पॉलिसी रेट हाइक पर या लेंडिंग रेट हाइक पर जाएगी ही जाएगी। और इसी की वजह से, इसी स्पेकुलेशन या श्योरिटी की वजह से ये जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हैव इंक्रीज देयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। जैसे कि ICICI बैंक ने अपनी MCLR बेस्ड फंडिंग जो रेट है वो 15 बेसिस पॉइंट तक इंक्रीज कर दिया अक्रॉस ऑल टेन्योर्स। So overnight, 1 month, 3 months, 6 months and 1 year MCLR, इतने सारे ही टेन्योर में ICICI बैंक ने अपना जो रेट है वो हाई किया है। इसी तरीके से बैंक ऑफ इंडिया ने भी 10 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज किया है MCLR में अक्रॉस ऑल टेन्योर्स, चाहे वो ओवरनाइट हो, 1 मंथ हो, 3 मंथ्स हो, 6 मंथ हो, 1 ईयर हो, चाहे 3 ईयर का हो। एंड डेफिनेटली आपको डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। इसी तरीके से अगर पब्लिक सेक्टर लेंडर इंडियन बैंक की बात करें तो उसने भी 10 to 20% का इंक्रीज़ किया है, 20 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ किया है ऑल अक्रॉस द टेन्योर अपने MCLR में। तो ओवरनाइट, 1 मंथ,
3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर में डिफरेंट इंक्रीज किया है इंडियन बैंक ने। इसी तरीके से मॉर्गेज फाइनेंशियल, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने भी 25 बेसिस पॉइंट से MCLR में इंक्रीज किया, और ऐसा कहा जाए कि जो भी ये रिवाइज रेट हैं इन सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, ये 1 अगस्त से इफेक्टिव हो जाएंगे। इट मीन्स जो नए बोरोवर्स हैं वो उनको अब इस इंक्रीज MCLR के अकॉर्डिंग लेंडिंग लेनी पड़ेगी या लेंडिंग होगी। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बोरोवर्स हैं उनके लिए अगस्त 5 के बाद से ये जो नए इंटरेस्ट रेट हैं ये एप्लीकेबल होंगे। तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू ऑल दीज बैंक्स, अब जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, बिजनेस हाउस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन बैंक से अभी फ़िलहाल के लिए लोन लेंगे, उनको इतना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। लोन विल बी कॉस्टलियर, देयर विल बी लेस सप्लाई ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी, देयर विल बी लेस डिमांड, एफ देयर विल बी लेस डिमांड देयर विल बी सम ईज आउट इन इन्फ्लेशन, जैसा कि जनरली एंटिसिपेट किया जाता। तो RBI की MPC की मीटिंग से पहले इन बैंक्स ने अपने लेंडिंग रेट, MCLR बेस्ड लेंडिंग रेट इंक्रीज कर दें, क्योंकि ये इस बात की अप्रॉक्सीमेटली कहीं ना कहीं श्योरिटी है कि RBI इस बार भी जो पॉलिसी रेट हाइक है वो उस पर जाएगी इन ऑर्डर टू curtail द इन्फ्लेशन। So this is the increase by different financial institution, और इवन जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वेटरन्स हैं, उनका भी यही कहना है। तो यही एक आर्टिकल, एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ है MPC के पॉलिसी रेट या रेपो रेट हाइक को लेकर के। देख लेते हैं ये आर्टिकल क्या है। टू अचीव पॉजिटिव रियल रेट, MPC नीड टू टेक रेपो रेट क्लोजर टू 6%। सो मिस अनुभूति सहाय का ये आर्टिकल है या एडिटोरियल है, जहाँ पर जो उन्होंने बताया कि जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है उसमें कितना इंक्रीज हो सकता है। पहली बात ये, कितना पॉलिसी रेट में इंक्रीज होना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव द पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि MPC मीटिंग से पहले ये जो डिबेट है कि कितना इंक्रीज करेगा RBI, कितने बेसिस पॉइंट का इंक्रीज करेगा RBI पॉलिसी रेट में, रेपो रेट में, ये डिबेट कंटिन्यूसली चल रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पॉलिसी रेट हाइक होता है या रेपो रेट हाइक होता है तो उसका इम्पैक्ट GDP पर भी देखने को मिलता है। जैसे इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो रिड्यूस होगी, मनी सप्लाई रिड्यूस होगी तो उसका डिमांड पर फर्क पड़ेगा, डिमांड पर फर्क पड़ेगा तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन तो कहीं ना कहीं डाउन होगी, लेकिन डिमांड में इम्पैक्ट पड़ने के साथ साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी रिड्यूस होगी, वो भी ईज आउट होगी, वो भी कम होगी। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है कि कितना MPC को इंक्रीज करना चाहिए, कितना इंक्रीज डिज़ायरेबल है, कीपिंग इन माइंड द ऑप्टिमम ग्रोथ लेवल। ऐसा ना हो कि इतना पॉलिसी रेट हाइक हो जाए कि मार्केट में मनी सप्लाई इतने रिड्यूस होता है कि इन्फ्लेशन तो डाउन हो हुई, उसके साथ साथ जो GDP ग्रोथ है वो भी डाउन हो जाए। और पैंडेमिक के ड्यूरेशन में इंडिया ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है GDP ग्रोथ में। हालांकि जो RBI का टारगेट है वो ये कि 2 to 6 के बैंड में उसकी इन्फ्लेशन, CPI इन्फ्लेशन आ जाए। तो उसको देखते हुए RBI इस बात का ज़रूर ध्यान रखेगी कि इतना ही पॉलिसी रेट में हाइक किया जाए जिससे कि इन्फ्लेशन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। हालांकि एज पर मिस अनुभूति सहाय अभी फ़िलहाल के लिए RBI अप्रॉक्सीमेटली 50 BPS का इंक्रीज़ करे, जैसे कि हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। 30 से 50 का जो रेंज है वो एंटिसिपेट किया जा रहा है, तो 50 BPS तक का RBI इंक्रीज़ कर सकती है एज़ पर दिस एडिटोरियल बिकॉज ऑफ द ग्लोबल एंड डोमेस्टिक रीज़न। हालांकि अगर हम बात करें रेपो रेट जो कि करंटली 4.9% है, उसको 6% तक लाने की बात कही जा रही है कि अप्रॉक्सीमेटली 6% तक लाएगी अगर RBI, तभी जा करके जो जितने सप्लाई साइड फैक्टर्स हैं, डिमांड साइड फैक्टर्स हैं, वो प्रॉपरली मैनेज होंगे और इंडिया को इन्फ्लेशन के साथ साथ ग्रोथ को भी मैनेज करने में सक्सेस मिलेगी। तो ओवरऑल इस आर्टिकल में बताया गया कि कितने परसेंट रेपो रेट में इंक्रीज करने से क्या क्या इम्पैक्ट किस किस सेक्टर पर पड़ेगा, इंडिया का एग्रीकल्चर कैसा है, आगे आने वाले टाइम में जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो कैसा रहेगा, मानसून को देखते हुए ये सारे स्पेकुलेशन किए गए हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड दिस आर्टिकल, ऑल्दो जस्ट मैंने इस आर्टिकल का डिस्कस कर लिया है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। जुलाई GST मॉप अप सेकेंड हाइएस्ट एवर, जैसा कि अभी हमने फर्स्ट न्यूज़ में डिस्कस भी किया था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर
जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जीएसटी कलेक्शन का जो डेटा है वो भी प्रेजेंट किया था लोकसभा में इन ऑर्डर टू डिबेट ओवर द रिसेशन एंड स्टैगफ्लेशन सिचुएशन इन इंडिया। तो अगर जुलाई का जीएसटी कलेक्शन देखा जाए तो जीएसटी कलेक्शन जुलाई में अप्रॉक्सीमेटली 1.4 ट्रिलियन रहा फॉर फिफ्थ मंथ इन अ रो। अप्रॉक्सीमेटली 28% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में। तो 28% इंक्रीज हुआ है जीएसटी कलेक्शन में इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर जुलाई, एंड दिस वाज द सेकंड हाईएस्ट मॉप अप सिंस द रोल आउट ऑफ द रेजिम। तो जीएसटी के रेजिम, जब से जीएसटी का रेजिम रोल आउट हुआ या इम्प्लीमेंट हुआ उसका अगर डेटा उठाकर देखें तो उसके हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग इस बार जो जुलाई में कलेक्शन हुआ है दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट मॉप अप, सेकेंड हाईएस्ट कलेक्शन। इससे पहले जो जो फर्स्ट हाईएस्ट है वो रिकॉर्ड कब हुआ था? अप्रैल में। इस साल के अप्रैल में अप्रॉक्सीमेटली 1.68 ट्रिलियन का कलेक्शन हुआ था जीएसटी कलेक्शन। तो वो अभी तक का हाईएस्ट नंबर है। जुलाई में सेकेंड हाईएस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1.4 ट्रिलियन का कलेक्शन जीएसटी के थ्रू हुआ। रीज़न improved economic activities, compliances measure and inflation. So these are the three important reason. Economic activities कहीं ना कहीं improve करी हैं, जीएसटी को लेकर के compliances भी improve हुआ है, और तीसरा सबसे important reason inflation. तो इन तीनों की वजह से जीएसटी में approximately 30% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। सो दिस इज द मॉप अप ट्रेंड इन केस ऑफ जीएसटी। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स। इसके अलावा ऑटो सेल में भी पिकअप देखने को मिल रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और जीएसटी कलेक्शन दोनों पर ही विजिबल हो रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लिप। टाइगर ग्लोबल सॉफ्ट बैंक कट फ्लोज टू इंडिया बाय 2.7 बिलियन। यूएस हेज फंड, जिनको हम वेंचर कैपिटलिस्ट भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट यूएस हेज फंड मैनेजमेंट कंपनीज लाइक टाइगर ग्लोबल और जापानीज इन्वेस्टमेंट giant SoftBank has trimmed their investment in India startup by over a third। तो अप्रॉक्सीमेटली 1/3 डिक्रीज हुआ है टाइगर ग्लोबल और सॉफ्ट बैंक का इन्वेस्टमेंट इंडिया के स्टार्टअप्स में फ्रॉम 3.8 बिलियन इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2021 to mere 1.08 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022। तो 3.8 बिलियन से डिक्रीज करके इन्वेस्टमेंट फर्स्ट हाफ में 1.08 बिलियन रह गया है। माइंडेड स्टूडेंट, इस टाइगर ग्लोबल और सॉफ्ट बैंक एक इम्पॉर्टेंट वेंचर कैपिटलिस्ट और हेज फंड है इंडिया में, स्पेशली स्टार्टअप्स के केस में। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स में आप इनका इन्वेस्टमेंट देखेंगे और जनरली ये अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्हें हेज यूएस हेज फंड या वेंचर कैपिटलिस्ट भी बोलते हैं। तो बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ रीजन फिलहाल के लिए टाइगर ग्लोबल और सॉफ्ट बैंक, जो कि जापान का बैंक है, टाइगर ग्लोबल यूएस का हेज फंड मैनेजमेंट कंपनी है, दोनों का ही इन्वेस्टमेंट फिलहाल के लिए इंडिया में डिक्रीज हुआ है। एंड दिस इज द इन्वेस्टमेंट स्पेक्ट्रम बाई अदर hedge funds और वेंचर कैपिटलिस्ट इन इंडिया एंड देयर रैंक, कितनी रैंक है। तो इन ऑर्डर टू जस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग कि कैसे जो डेवलप इकोनॉमीज है वहाँ के हेज फंड मैनेजमेंट कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ से प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। सेंटर लाइकली टू लोअर द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन व्हीट। जिस तरीके से कमोडिटी व्हीट के प्राइस बढ़ रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में, उसको देखते हुए गवर्नमेंट प्रॉबेबली इस बात का डिसीजन ले सकती है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है व्हीट पर उसको रिड्यूस कर दिया जाए। हालांकि इस बात की ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं आई है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपेक्टिंग मेजर्स टू इंश्योर दैट देयर इज नो फ्लेयर अप इन द फ्लोर रेट इन द फेस्टिवल सीजन। फेस्टिवल सीजन आने वाला और इंडिया में फेस्टिवल मतलब फूड, और अगर फूड के लिए इसी तरीके से व्हीट के प्राइसेस, फ्लोर के प्राइसेस, कमोडिटीज़ के प्राइसेस इंक्रीज होते रहेंगे तो कंज्यूमर पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। तो शायद गवर्नमेंट इस बार इम्पोर्ट ड्यूटी में कुछ रिडक्शन करे व्हीट की इम्पोर्ट ड्यूटी में इन ऑर्डर टू हैव ईज आउट द
price of wheat and wheat flour in the international market. India levies an import duty of 40%. Mind it student, 40% import duty अभी फिलहाल के लिए wheat पर लेवी करती है इंडिया. तो इसका अगर इसका रिडक्शन देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली जो वीट के प्राइजेस हैं इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में वीट फ्लोर के जो प्राइजेस हैं वो थोड़े से कम हो सकते हैं. टॉप 10 wheat exporting nations and their share in the world wheat trade in 2020. So Russia is one of the top wheat exporting countries among all the countries, followed by US, Canada, France, Ukraine, Australia, Argentina, Germany, Kazakhstan, Poland. और हम देख सकते हैं रशिया और यूक्रेन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट वीट एक्सपोर्टिंग नेशन है और दोनों ही इस समय टेंशन की सिचुएशन में, जिसकी वजह से जो फूड ग्रेन्स हैं स्पेशली वीट के जो प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट दोनों में ही इंक्रीज हो रहा है. और इसीलिए इंडिया ने रिसेंटली वीट का जो इम्पोर्ट है वो बैन किया था बिकॉज ऑफ द शूटिंग वीट वीट फ्लोर प्राइसेस. और इसके बावजूद भी वीट के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला. तो अब इंडिया वीट के इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने के मेजर पर, इंडिया मतलब गवर्नमेंट वीट के पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है उसको रिड्यूस करने पर सोच रही है, जिससे कि इंपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट ज़्यादा हो तो सप्लाई ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा. अवेलेबिलिटी भी इंश्योर करना चाह रही है गवर्नमेंट फेस्टिव सीजन में और प्राइस को भी रिड्यूस करना चाह रही है. सो लेट अस सी क्या एक्चुअली में गवर्नमेंट फिलहाल इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करती है कि नहीं. ऑल दीज आर द स्पेकुलेशन. अभी फ्यूचर में एक दो दिन में पता चल जाएगा कि वेदर देर इज़ अ डिक्रीज और इंक्रीज इन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ वीट. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. सेंटर फॉर्म्स टास्क फोर्स आफ्टर मंकी पॉक्स डेथ. तो एक मंकी पॉक्स से एक डेथ हुई है, सस्पेक्टेड डेथ हुई है, कुछ केसेस मिले हैं राजस्थान और कई प्लेसेस में. उसको देखते हुए और जिस तरीके से अफ्रीका में इस पर्टिकुलर मंकी पॉक्स का इम्पैक्ट विजिबल है उसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स फॉर्म करी है. This task force will be headed by the member health नीति आयोग Mr. V.K. Paul. और इसका काम क्या होगा? To look into the cases of monkeypox. इंडिया क्या प्रिवलेंस है, किस तरीके से हो रहे हैं, क्या सिम्टम्स है, क्या उसका इम्पैक्ट है, प्रॉपर डिटेल एनालिसिस करेगी ये टास्क फोर्स और गवर्नमेंट को रोड मैप सजेस्ट करेगी कैसे इसको टैकल किया जाए. तो स्पेकुलेशन इसी बात की है कि ये प्रॉबेबली जो मंकी पॉक्स है ये कुड बी द अनदर पैंडेमिक. और इंडिया में भी कुछ केसेस दिखे हैं मंकी पॉक्स को लेकर के. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. यूएन चीफ वांट्स वर्ल्ड इज वन स्टेप फ्रॉम न्यूक्लियर एनिहिलेशन एंड फर्स्ट शिप विद ग्रेन लीव्स ओडिशा पोर्ट आफ्टर यूएन डील. तो जिस पर्टिकुलर इंपोर्ट को या हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन को रशिया ने रोक रखा था, फाइनली रशिया यूक्रेन और यूएन डील के तहत वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रशिया ने ओके कर दिया. उसको हॉल करने के लिए रशिया ने जो अभी तक हॉल कर रहा था फिलहाल उन शिप्स को, उन ट्रांसपोर्टेशन कार्गो, उसको फिलहाल के लिए रशिया इस बात पर एग्री हो गया है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर फूड ग्रेन या जो अदर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो भी शिपमेंट्स हैं उसको रशिया नहीं रोकेगा. सो अ शिप कैरिंग ग्रेन लेफ्ट द यूक्रेनियन पोर्ट of Odisha for the Lebanon on Monday. और रशिया ने इस बात की इंश्योरिटी दी है कि उसको सेफ पैसेज प्रोवाइड करेगा अंडर सेफ पैसेज एग्रीमेंट यूएन डील. क्योंकि रशिया और यूक्रेन में जो टेंशन हुई थी उसके बाद से रशिया ने ये जो शिपमेंट था ये ब्लॉक कर दिया था ब्लैक सी में और 5 महीनों से ये ब्लॉक था. फाइनली यूएन की इंटरवेंशन के बाद, यूएन के इंटरवेंशन के बाद से, नेगोशिएशन के बाद से फिलहाल के लिए रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर रशिया ने ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउ कर दिया है. इसके अलावा यूएन चीफ ने वर्ल्ड को वार्न भी किया कि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रही है अगर इसको जल्दी ही रिजॉल्व नहीं किया गया तो प्रॉबेबली वर्ल्ड विल सी द अनदर न्यूक्लियर एनिहिलेशन और जिसका इम्पैक्ट अभी के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि पैंडेमिक से वर्ल्ड रिकवर कर रहा है और इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इकोनॉमीज जो है वो प्रिपेयर नहीं है. ऐसा वार्निंग यूएन चीफ ने दी है. So that is all for today students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.